नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वैष्णव। आप पढ़ रहे थे राजस्थान जी के में अपन ने नदियाँ देखी थी, नदियाँ अपन ने ट्रिक से देखी थी। अब ट्रिक के बाद में अपन देख रहे थे मेथड से। अपन ने पिछली वीडियो में कई नदियों के बारे में चर्चा करी थी दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते बढ़ते एक नदी पर पहुंच चुके थे और वो थी लूनी नदी। तो आपको जुड़ जाना है अच्छे ढंग से। जितने भी दोस्त हैं, जो भी हमारी इसको लाइव को देख रहे हैं, हमारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। सबके बाद में अपन एक एक करके नहीं, सबके नाम भी लेंगे दोस्तों ना। तो अब अपन ज़्यादा कोई कमेंट ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपको वीडियो देखनी है, मज़े लेना है। राजस्थान जीके में पूरे में से पूरे नंबर लेकर के नहीं आने हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा राजस्थान जीके का पूरा कोर्स पढ़िए। पूरा कोर्स पढ़ने के बाद में देखिए कि आपको कोई भी टॉपिक कहीं अलग तो नहीं है। आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन पहुंचते हैं दोस्तों। आराम आराम से पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आए कमेंट करके नहीं बताना है और बिल्कुल एक टकटक ही लगाए हुए देखना है। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके थे एक नदी पर और उस नदी का नाम था जिसे आप खूब जानते हैं। कौन सी नदी? लूनी नदी। दोस्तों नाम खूब सुना होगा, जिन्होंने राजस्थान जी के पहले पढ़ी होगी। लूनी नदी खूब सुना होगा। लूनी नदी, लूनी नदी जो है वो राजस्थान में ही बहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये लूनी नदी है, इस नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, सबको नज़र आ रहा होगा, कमेंट करके नहीं बता देंगे। हाँ नज़र आ रहा है दोस्तों, चलिए मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, सही। चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी से। आपसे पूछा जाता है नाग पहाड़ी किस ज़िले में है दोस्तों, तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। अजमेर में है, अजमेर में है। आपने पढ़ा होगा कि अजमेर में जो सर्पिलाकार रूप में जो पहाड़ी पाई जाती है, उन पहाड़ी को ही नाग पहाड़ी कहते हैं। इस नाग पहाड़ी से ही कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का उद्गम। अब माइंड में आ रहा होगा कि साहब यहाँ से लूनी नदी तो निकल चुकी है, कहाँ से? अजमेर से लूनी नदी निकल चुकी है, लेकिन इसका समापन कहाँ होता है? आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा। तो पहले इसका उद्गम किया तो इसका समापन करते हैं। अगर आपसे प्रश्न आता है इसका, अगर आपसे प्रश्न आए समापन, तो इसका समापन होता है कच्छ के रण में। किस में होता है? कच्छ के रण में होता है। अगर आपसे कच्छ का रण नहीं आए तो आपको जैसा ऑप्शन हो उसके आधार पर करना है। अरब सागर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये कच्छ के रण में जाकर के गिरती है कौन सी नदी? यही लूनी नदी। ध्यानपूर्वक सुनना है। लूनी नदी को कई उपनामों से जाना जाता है दोस्तों। इसको बहुत से उपनामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसका जो फेमस नाम है वो याद रखना है। इसको कहते हैं मारवाड़ की गंगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक एक लाइन क्लियर सुनते जाएंगे दोस्तों। मारवाड़ की गंगा कहते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पर पढ़ी थी अपन ने, माही नदी पढ़ी थी। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा गया था, बागड़ की गंगा भी कहा गया था, आदिवासियों की गंगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है दोस्तों कि मारवाड़ की अगर गंगा आती है तो मारवाड़ की गंगा आपको करनी है लूनी नदी, और कांठल, बागड़ और आदिवासियों की गंगा आती है तो आपको करना है कौन सी? माही नदी करना है। दूसरा, इसी को साकरी नदी भी बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट वो है, ज़्यादातर आरपीएससी वाले जो स्टूडेंट देते हैं एग्जाम, उसमें आता है साकरी नदी। अगर आपसे प्रश्न आता है नाग पहाड़ से, एक नाग पहाड़ है जहाँ से ये निकलती है, नाग पहाड़ से लेकर के नहीं, गोविंदपुर पहाड़ी के बीच में इसको साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट है, साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, इसी को कहते हैं खारी व मीठी नदी। खारी व मीठी नदी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न आता है खारी व मीठी नदी, साकरी नदी, ये याद रखना है थोड़ा सा कि नाग पहाड़ से लेकर के गोविंदपुर जो पहाड़ी है वहाँ तक के बीच में इस नदी को किसके नाम से जाना जाता है? साकरी नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है अंत्य सलीला। अंत्य क्या कहा जाता है? सलीला कहा जाता है दोस्तों। इस नाम को भी याद रखना है, अंत्य सलीला। ये रेगिस्तान में जाकर के नहीं विलुप्त भी हो जाती है कौन सी नदी? यही
अपन के साबरमती नदी है, ये जाकर के नहीं विलुप्त हो जाती है। कौन सी? यही नदी जाकर के नहीं क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हाँ जी, एक फ़ोन आ गया था, उसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी, इसी को कहते हैं, पांचवी कहते हैं इसी को सागरवती। क्या कहते हैं? सागरवती नदी कहा जाता है। साबरमती अलग होता है और सागरवती अलग होता है, और इसी को बोलते हैं सरगावती। ये प्राचीन नाम है दोस्तों, अंत्य सलीला भी इसका पुराना नाम है। आपसे प्रश्न आता है, मारवाड़ की गंगा किसका नाम है? लूनी नदी का। साकरी नदी किसका नाम है? लूनी नदी का। खारी व मीठी नदी भी किसका नाम है? और विशेषकर आपको याद रखना है अंत्य सलीला। अंत्य सलीला किसको ही कहा जाता है? लूनी नदी को ही कहा जाता है। अगर प्रश्न आपसे ऐसा जाता है कि अंत्य सलीला इसको किसने कहा था, तो आपने नाम सुना होगा कालिदास। कालिदास ने इसे नाम दिया है अंत्य सलीला। कालिदास खूब जानते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुआ था, मतलब गुप्त काल में हुआ था। यह कालिदास वही है जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, देवदूत और ऋतु संहार नामक पुस्तकों की रचना की। यह कालिदास वही है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिसने श्रृंगार पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखने वाला भी कौन था? यह वही कालिदास था जो प्रकांड विद्वान था। समुद्रगुप्त के छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त गुप्त था, उसके दरबार में नवरत्नों में शामिल था कौन? कालिदास। आपके जब नवरत्न आते तो आपको अकबर याद आता है, लेकिन अकबर से पहले गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त द्वितीय भी नवरत्न रख चुका था। उस कालिदास ने इस लूनी नदी को क्या कहा था? अंत्य सलीला के नाम से जाना गया था दोस्तों। तो यहाँ तक आपके पास में बिल्कुल आपको ये याद भी आ चुका होगा दोस्तों। आदि उपनामों से इस नदी को जाना जाता है। सबके मैं कमेंट देखता जा रहा हूँ, बस आपसे ज़्यादा मैं कमेंटों पर चर्चा बहुत कम करूँगा दोस्तों, क्योंकि कमेंटों पर अगर अपन चर्चा करेंगे तो आगे अपन नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपसे प्रश्न आ जाता है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। साकरी नदी, ये तो आपने यहाँ देख ही लिया, तो इसको मैं मिटा करके नहीं, हाँ जी दोस्त, आजकल तो देखो जितनी भी नदियाँ बह रही है ये सब ज़्यादातर विलुप्त हो जाती है। अपन कहे कि कच्छ के रण तक कभी कभी तो इसका पानी पहुँच ही नहीं पाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लूनी नदी की जो लंबाई है, चलो मैं यहाँ कुल लंबाई लिख देता हूँ। अगर आपसे प्रश्न आता है कि लूनी नदी कुल लंबाई में कितनी है, जल्दी से कमेंट करके नहीं बता देंगे दोस्तों, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? हाँ जल्दी से बोलिए दोस्तों। लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर दोस्तों। लेकिन आपने कई किताबों में पढ़ा होगा, जब 495 आ गया तो ये 500 के करीबन आ सकता है, लेकिन आपको करना है 495 किलोमीटर करना है। तो लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में इसकी कितनी है, राजस्थान में, तो राजस्थान में ये 330 किलोमीटर बहती है। लूनी नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 330 किलोमीटर बहती है। कौन? राजस्थान में लूनी नदी। हाँ जी दोस्तों, अब इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कौन सी नदियों का, सहायक नदियों का प्रश्न आता है कि लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं लूनी की, तो आप ट्रिक से बता देता हूं दोस्तों, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। और लूनी की सहायक नदी है जमाइने, जमाइने, मीठी सूजी खाई, मीठी सूजी खाई। दिख रहा होगा दोस्तों, पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नज़र आ रहा है। जवाई ने मीठी सूजी खाई। तो एक नदी का नाम है, उसका नाम है जवाई नदी दोस्तों, जवाई नदी। हाँ जी, इसी का नाम है, इसकी सहायक नदी है, एक है मीठड़ी नदी और दूसरी इसकी सहायक नदी है सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। अगली है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। और अगली है खारी नदी दोस्तों। कौन सी नदी? खारी नदी। हाँ जी दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। पहली नदी का क्या नाम है? जवाई नदी, दूसरी मीठड़ी, तीसरी सूकड़ी, अगली जोजड़ी और अगली खारी। और अगर प्रश्न आ जाता है खारी और मीठी नदी के नाम से किससे जाना जाता है, तो लूनी नदी को ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में अच्छे ढंग से डिटेल से पढ़ते जाएंगे। आपसे प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि आपने एक नाम सुना होगा बालोतरा, खूब सुना होगा बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा बाड़मेर से आगे इसका पानी, आगे इसका पानी कैसा हो जाता है? पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि लूनी नदी का पानी खारा कहाँ पर हो जाता है,
तो आपको करना है बालोतरा बाड़मेर में जाकर के इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो दोस्त स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से बिल्कुल आगे बढ़े। कोई जल्दी नहीं करूँगा किसी प्रकार की, आप आराम से पढ़िए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि राजस्थान जीके में पूरे में से पूरे नंबर लाना। हमारा कोर्स जब भी जा करके नहीं फेमस होगा दोस्तों, जब आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को बताएंगे। तो बिल्कुल अपन को कोई किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल रूप से ऑफलाइन क्लास की तरह से आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट नहीं लिया बोल स्क्रीनशॉट। उद्गम होता है नाग पहाड़ी, और नाग पहाड़ी कहाँ से होता है, अजमेर से होता है। इसका समापन कहाँ पर होता है, तो कच्छ के रण में होता है। कच्छ का रण अगर ऑप्शन नहीं हो तो अरब सागर कर सकते हैं। हाँ जी, इसके उपनाम है मारवाड़ की गंगा किसे कहते हैं, तो लूनी को ही कहते हैं। आपने खूब सुना था कांठल की, बागड़ की, आदिवासियों गंगा कौन सी थी, माही थी। दोस्तों मैं आपसे कुछ दिनों बाद इसके बारे में जब टेस्ट लूँगा, नदियों का टेस्ट अलग से लूँगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि कोई सा भी, कई नदियों के पार्ट बनेंगे अपन के। अभी आपके कई पार्ट चल रहे हैं नदियों के, एक पार्ट में तो नदियाँ पूरी होगी भी नहीं। तो आप जब वहाँ पर इसको करें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी नदी से, चाहे किसी भी बांध से, चाहे किसी भी सहायक नदी के बारे में या कोई भी संगम के बारे में आपसे प्रश्न आ जाए। तो मारवाड़ की गंगा किसको ही कहते हैं, इसी लूनी नदी को। शाकरी नदी भी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। खारी और मीठी नदी भी इसी को कहते हैं। अंत सलीला भी किसको कहा जाता है, लूनी नदी को किसने कहा था, कालिदास ने कहा था दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आगे सागरमती और सरगावती भी आदि नामों से इसी को जाना जाता है। आपने देखा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 495 किलोमीटर है। किसकी, लूनी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों। राजस्थान में कितने किलोमीटर है, तो 330 किलोमीटर है। आपने इसकी सहायक नदियों के बारे में भी जानकारी ली थी, जमाई ने मीठी सूजी खाई थी। अब आपसे प्रश्न कभी कभी इसके बारे में आ जाता है, ये राजस्थान के 6 जिले में बहती है। कितने जिले में बहती है, तो आपको करना है, ये राजस्थान के कितने जिले में बहती है, 6 जिलों में। 6, चलो इसको मिटा, 6 जिलों में बहती है। लेकिन आपसे कभी कभी प्रश्न इससे भी और अलग आता है, 6 जिले में बहती है। आपसे प्रश्न आ जाता है इसका जो बहाव है, इसका जो बेसिन है, बेसिन कितने जिले में, तो आपसे प्रश्न आता है 11 जिलों में। 11 जिलों में बेसिन। दोस्तों ये छोटी छोटी लाइनें बहुत गलत हो जाती है, बेसिन। अगर आपसे प्रश्न आता है लूनी नदी कितने जिले में बहती है, तो राजस्थान के 6 जिले में लूनी नदी बहती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि इसका बेसन जो हाफ क्षेत्र मतलब बेसन है वो कितने जिले हैं इसके बेसन में, तो आपके 11 जिले आते हैं, क्योंकि आजकल तो ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, कौन सी, लूनी नदी। अब आपको सुनना है दोस्तों कि जो बालोतरा बाड़मेर है, यहाँ जाकर के इसका पानी खारा हो जाता है। और बालोतरा बाड़मेर जो एक नगर बसा हुआ है, बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा जो बसा हुआ है, बालोतरा जो बसा हुआ है, ये इस नदी के पेटे से भी नीचे बसा हुआ है, पेटे से भी नीचे बसा हुआ है। कभी कभी प्रश्न हुआ है, अगर कभी आपसे प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा वो है नगर है, ऐसा कौन सा आपसे प्रश्न गांव है जो इस किसी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, तो वो करना है आपको बालोतरा। जो किस जिले में है, तो आपको पता लग जाएगा बाड़मेर में है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि जोधपुर और बाड़मेर की अगर बात आती है, जोधपुर मारवाड़ जो क्षेत्र है, जोधपुर व बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर में ये नदी कम गहरी है, कम गहरी है, कम गहरी है, जबकि विस्तृत है, विस्तृत है। मतलब आपसे अगर प्रश्न आता है कि जोधपुर और बाड़मेर जो ज़िले हैं वहाँ पर इसकी गहराई कैसी है, इसका पेटा कैसा है, कम गहरा है, जबकि बजाय इसकी चौड़ाई कैसी है, तो आपसे प्रश्न आ जाता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, पेटा, पेटा कम गहरा बजाय चौड़ाई अधिक। आपसे प्रश्न आता है इसका पेटा तो कम गहरा है, लूनी नदी का कहाँ पर, जोधपुर और बाड़मेर में पेटा तो कम गहरा है, बजाय ये कैसी है, चौड़ी है। इस कारण से यहाँ पर जब वर्षा होती है तो यहाँ पर
एक स्थिति बन जाती है, और वो किसकी स्थिति बन जाती है, तो बाढ़ की स्थिति बनती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि जोधपुर और बाड़मेर जो रेगिस्तानी क्षेत्र में है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति क्यों बन जाती है, क्योंकि पेटा तो कम गहरा है और इसका बहाव में जो चौड़ाई ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो थोड़ी सी भी ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। एक प्रश्न और आता है दोस्तों, उस प्रश्न को भी इससे बहुत अच्छा प्रश्न आता है, नोट डाल करके इन्हें अच्छे ढंग से देखेंगे। आपसे प्रश्न आता है, जब अच्छे ढंग से सुनना है, जब नाग पहाड़ी अजमेर में अधिक वर्षा होती है, कहाँ पर वर्षा होती है, नाग पहाड़ी आ जाए, अजमेर आ जाए, नाग पहाड़ी अजमेर में क्या होती है, वर्षा, और वर्षा भी कैसी होती है, अधिक होती है, तो बाढ़ कहाँ पर आ जाती है, तो बाढ़ कहाँ पर आ जाती है, बालोतरा में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है दोस्तों, बालोतरा में क्या आ जाती है, बाढ़ के हालात बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं बालोतरा में बाढ़ के हालात, क्योंकि जो बालोतरा जो बाड़मेर है, इस नदी के पेटे से भी नीचे बसा हुआ है दोस्तों। जैसे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तो आप कभी मडराल साइड गए होंगे, मडराल की जो घाटी से आपने देखा तो ऊपर कितना है और घाटी के नीचे कितना है, कहने का मतलब ऊंचाई जो है और वो नीचाई वो अपन देखते हैं। तो अपन यहाँ तो बात कर रहे हैं लूनी नदी की, कि लूनी नदी जब बगल से बह करके जा रही है, ये लूनी नदी मान लीजिए यहाँ बह करके जा रही है, जबकि इसका गांव जो बालोतरा बाड़मेर बसा हुआ है, जो गांव बसा हुआ है, वो इसके पेटे से भी कैसा बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र होता है, अपवाह क्षेत्र है, इसको क्या और कहते हैं, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। आपसे प्रश्न आ जाता है कि नदी का अपवाह क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है, तो गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश, लैंड की जगह गोंडवाना प्रदेश भी कर सकते हैं, गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे पटवारी की एग्जाम, राजस्थान पुलिस में, जेल प्रेरी में, ग्राम सेवक में, LDC में और RPSC, REET, इनमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों में जाता है ये प्रश्न। विद्युत विभाग में भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने कभी नाम सुना होगा प्राचीन सभ्यता स्थल तिलवाड़ा, नाम सुना होगा, तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा भी किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। वैसे मैं आपको जब सभ्यताएं पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो वहाँ पर आपने एक ट्रिक सुनी होगी कि इंडिया की वाली भी लेते हैं कि लोभी कौन थी, तो बोले मौसी थी। कैसा कंगा था, बोले हरा क्या था, बोले कंगा था। कौन ने ले लिया, रमा ने, जिससे वो कायम आ गई रोश में, किससे कुचल दिया बस से। आपके अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे समझ में आएगी जैसे मैं आपको हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। लोथल है, भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर। ये राजस्थान वाली भी आएगी दोस्तों, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। रंगपुर, मादेर, रोपड़, सतलज, बनावली, सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या लोथल कौन सी नदी के किनारे, भोगवा। इसको कैसे बोलते हैं, लोभी कौन थी, मौसी। कैसा कंगा था, हरा क्या था, कंगा। कौन ने ले लिया, रमा ने, जिससे वो किस में आ गई, रोश में, किससे कुचल दिया बस से। तो लोथल आए तो भोगवा नदी किनारे करना है, मोहनजोदड़ो, सिंधु, हड़प्पा, रावी, कालीबंगा, घग्गर, रंगपुर, मादेर, रोपड़, सतलज, बनावली, सरस्वती। तो उस समय भी मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक अलग आई थी लूनी नदी, जिसके किनारे कौन सा है, तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा आपको पता होना चाहिए कि तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो बाड़मेर में पड़ता है, जहाँ पर प्राचीन। आपसे प्रश्न आ जाता है तिलवाड़ा, चलो आपने ये तो सुना होगा, ये तिलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, आपने खूब सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगी, थारपारकर गाय नस्ल। थारपारकर जो नस्ल की जो गाय होती है, उसके लिए तिलवाड़ा बाड़मेर बहुत ज़्यादा वो है। आपने देखा होता है यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर में एक बहुत अच्छा मेला लगता है। कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके नहीं बताएं। मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, पशु मेला। और इस पशु मेले में मतलब थारपारकर जो गाय की जो नस्ल है उसको बेचा जाता है, जो बहुत ही अच्छी नस्ल है। कौन सी, थारपारकर जो है। अगर आपसे कभी कभी आ जाता है कि लूनी और बनास नदी, नोट डाल करके लिख देता हूँ क्योंकि अब बनास की बात आ गई। वैसे मैं बनास आपको अभी पढ़ाऊँगा तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। लूनी व बनास नदी, अरावली पहाड़ी, अरावली के बारे में दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला,
देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ ली है। जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला, वो पिछली वीडियो में जाकर के पढ़ ले, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में ही अपने रेगिस्तान वाले प्रदेश के बाद में ही ये नदियों को स्टार्ट किया था। तो लूनी नदी और बनास नदी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला को लगभग 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो आपको अगर ये भी आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। दोस्तों, आपने देखा था लूनी नदी कहाँ से निकली थी? नाग पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर से निकली थी। आपसे पूछा जाए कहाँ पर जाकर के इसका समापन होता है, तो कच्छ के रण में जाकर के इसका समापन होता है। अगर अपन ने देखा कि कितने जिले में बहती है, 6 जिले में बहती है, 11 जिलों में इसका वैशन है। नाग पहाड़ी में जब वर्षा होती है तो आपने देखा बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है? बाढ़ क्यों आ जाती है? क्योंकि वो नदी के पेटे से भी नीचे बसा हुआ है। अब्बा क्षेत्र क्या कहलाता है? गोंडवाना प्रदेश कहलाता है। बालोतरा बाड़मेर के पेटे नीचे बसा हुआ है। जोधपुर व बाड़मेर में कम गहरी है, जबकि ये विस्तृत ज़्यादा है। विस्तृत को कह सकते हैं अपन चौड़ाई में अधिक है। इस कारण भी यहाँ पर वर्षा जब होती है तो बाढ़ के हालात भी बन जाते हैं। आपने देखा था तिलवाड़ा जो है वो थारपारकर गाय की नस्ल के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। वैसे मैंने इस लाइन को यहाँ पर बोल दिया है, नहीं मैं मेले पढ़ाऊँगा तो उस समय भी इसको लेंगे। यहाँ तो अपन नदी और नदी इनके बारे में ही ज़्यादातर बात करेंगे। जो भी दोस्त कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर नदियों के बारे में ही कमेंट करें और आगे जाकर अगले वाक्य। तो लूनी व बनास नदी अरवल पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बाँटती है। 1 मिनट दोस्तों में, हाँ जी अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। हाँ 20 या 21 जो भी हुए वो देख लेना, ठीक है, PDF भेज देना, ठीक है, ओके। हाँ जी दोस्तों, तो अपन आगे अब यहाँ तक ये आपके लूनी नदी आपने पढ़ी थी। लूनी नदी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपके नदी चलने वाली है और वो नदी चलेगी जिसकी आपको कई देर से चर्चा थी कि सर वो हमारी नदी आनी चाहिए, और वो है चंबल नदी। दोस्तों कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। तो चंबल नदी पर चर्चा करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में, और चंबल नदी पर चर्चा करने के बाद में अपन अगली वीडियो में आगे भी और नदियाँ पढ़ेंगे आराम से। तो देखते जाइए दोस्तों, लूनी नदी का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और अगर किसी प्रकार के कोई कमेंट है तो उन कमेंटों का मैं लास्ट में आपको सबको जवाब दूंगा। जितने भी दोस्तों के कमेंट आएंगे उन सब का जवाब मिलेगा दोस्तों। एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब नहीं मिलेगा, तो आप टेंशन नहीं ले। अब आप पहुँचिए दोस्तों चंबल नदी पर। आपको पता होना चाहिए चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी पर तो विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि चंबल नदी तो बड़ी नदी भी है। चंबल नदी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी कई नामों से जानी जाती है। पहले तो अपन इसका देखते हैं उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपने खूब पढ़ा होगा जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी आपने देखा होगा दोस्तों, जनापाव पहाड़ी। अब आपको जनापाव पहाड़ी MP में है। कहाँ पर है? जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की पहाड़ी आपने देखा होगा। जनापाव पहाड़ी कहाँ पर है? महू में। कहाँ पर है? महू। और अगर महू कहे तो कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से भी आपका प्रश्न का जवाब लग सकता है। लेकिन कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि इस बनास नदी का जो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। आपको जैसा प्रश्न हो वैसे आपको उत्तर करना है। अगर मान लीजिए जनापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत महू मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि यहाँ पर जहाँ से इसका उद्गम होता है वो जिला कौन सा है, तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? इंदौर है। आपसे पूछा जाए किस राज्य का है, तो मध्य प्रदेश राज्य का है दोस्तों। कैसे भी उद्गम आ जाए आपको करना है। ज़्यादातर आपके प्रश्न आता है जनापाव की पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी कहाँ से होता है? महू से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होता है। जिला कौन सा लगता है? यहाँ पर इंदौर लगता है दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं है। तो अब आपसे इसके बारे में पूछना है कि इसका समापन कहाँ होता है। चलो, आपने चंबल नदी खूब पढ़ी है कि चंबल नदी बनास में गिरती है दोस्तों, लेकिन अपन समापन इसका कहाँ हो रहा है? तो आपने नाम सुना होगा मुरादगंज। सुना होगा, जल्दी से कमेंट करके नहीं बता दे दोस्तों। मुरादगंज। अब आपको पता होना चाहिए कि मुरादगंज कहाँ पर है। तो आपने देखा कि मुरादगंज उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में यह यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, मिल जाती है। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिए थोड़ा सी लाइन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकल कर के नहीं यह राजस्थान में आती है। कहाँ पर आती है? राजस्थान में आती है। और दोस्तों राजस्थान में जब ये बहती है, इसके अलावा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या भी बनाती है? सीमा भी बनाती है। क्या भी बनाती है? सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। और सीमा बनाती है और ये किस में चली जाती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। दोस्तों एक एक लाइन को समझना है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है और मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर के यमुना में मिल जाती है। दोस्तों इसका मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये बहुत ही मोस्ट है, जो एग्जाम राजस्थान लेवल की जो एग्जाम देंगे उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट यही लाइन है दोस्तों। हाँ वो ऊपर की लाइनों को छोड़ दो और सब लाइनों को छोड़ दो, लेकिन ये लाइन कि कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से निकली। कहाँ पर आई? राजस्थान में आई। किस स्थान पर आई? किस स्थान से निकली? ये भी अपन एक एक करके देखें। राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, बिल्कुल बनाती है, और उत्तर प्रदेश में चली जाती है, मुरादगंज जाकर के यमुना में मिल जाती है। अब आपसे कभी कभी आता है कि इसकी जो कुल लंबाई है, चलो सबको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर आपसे प्रश्न आता है कि इस नदी की कुल लंबाई, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई आप सब जानते हैं दोस्तों, कितना है दोस्तों? हाँ जल्दी से कमेंट करके नहीं बता देंगे, 966 किलोमीटर है दोस्तों। कितने हैं? 966 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अब इस प्रकार से बताना है, अब आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश राज्य, फिर आपको राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, फिर राजस्थान में मध्य प्रदेश सीमा, और फिर आपको करना है उत्तर प्रदेश राज्य, और अगर उत्तर प्रदेश राज्य, और इन सभी लंबाइयों को अपन जब जोड़ेंगे, आप जोड़ सकते हैं, तो इसकी लंबाई कितनी जानी चाहिए? 966। अब आपको ये बताना है कि ये जना पाव की पहाड़ी से निकली दोस्तों, बिल्कुल टकटकी लगाए हुए पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठना है आपको, और आपको यहाँ पर बिल्कुल, तो आपसे प्रश्न ऐसा आता है कि ये मध्य प्रदेश में जना पाव की पहाड़ी से निकली, इंदौर जिले से निकली, तो ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर? भाई जल्दी से कमेंट आने चाहिए, सबके कमेंटों की ओर मेरा ध्यान है। कितने किलोमीटर भाई? तो आपको याद रहना चाहिए कि कितने किलोमीटर रहे भाई दी? 315 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है दोस्तों। कितने किलोमीटर बहती है? 315 किलोमीटर। और राजस्थान वाले तो सब जानते हैं कि राजस्थान में जब ये आ जाती है तो कितने किलोमीटर बहती है? 135 किलोमीटर बहती है दोस्तों। आपके डाउट हो रहा होगा, बिल्कुल डाउट हो रहा है, क्योंकि अभी आपको समझना है ये मध्य प्रदेश से 315 किलोमीटर बहती है, 315, राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है, जबकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि सवाई माधोपुर के जो लगता है वो भी एमपी लगता है, धौलपुर के वाला जो क्षेत्र लग रहा है, भरतपुर करौली के जो क्षेत्र लग रहा है, तो इसमें जो ये सीमा बनाती है वो एमपी से ये सीमा बनाती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ये कितने बहती है, तो आपको सबको पता होगा कि 275 किलोमीटर ये किस में बहती है? उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में ये 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाने का कार्य करती है वो 241 किलोमीटर करती है, और उत्तर प्रदेश राज्य में 275 किलोमीटर बहती है। फिर भी आपको जैसा ऑप्शन हो उस आधार पर इसका जवाब देना है। वैसे एनसीईआरटी की बुक के अनुसार तो ये आपको मैंने जो आंकड़े थे ये पूरे बताए। अगर अपन इन सभी को जोड़ ले तो ये 966 आ जाएगा दोस्तों। कैसे जोड़ लीजिए? 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 का 6 का आंसर लगी कितनी? 1। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और आपने जोड़े 7, 15, 15 में एक आंसर जोड़ी, 16 का 6 का आंसर लगी कितनी? 1। हाँ 3 और 1 4, 5 6 7 8 और 1 अपन ने आंसर जोड़ दी, कितना? तो टोटल कितना आ गया आपके? 966 किलोमीटर आ गया। दोस्तों अब आपसे बात आती है कि इस नदी को कई उपनामों से जाना जाता है। किसको? इसको आपको इसी नदी को कहते हैं, आपने चंबल नदी को खूब नाम सुना होगा, चरमणवती, चरमणवती, चरमणवती भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल कमेंट जो आ रहे हैं इनको मैं देख रहा हूँ दोस्तों। नित्यवाहिनी नदी, चरमणवती नदी।
अगर आपसे प्रश्न आता है नित्यवाहिनी नदी, और नित्यवाहिनी नदी को चलो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ बारहमासी, बारहमासी नदी, ये वर्ष भर बहती है दोस्तों, इसलिए इसे बारहवासी कहते हैं, नित्यवाहिनी कहते हैं। पुराना नाम है दोस्तों इसका चर्मणवती। क्या नाम है दोस्तों? चर्मणवती इसका पुराना नाम है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, इसी को कहते हैं राजस्थान की कामधेनु कह दो, चाहे इसे कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। और दोस्तों आपसे प्रश्न आ जाता है ये घड़ियालो, घड़ियालो व मगरमच्छों, मगरमच्छों की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। ये दोस्तों थोड़ा सा याद रखना है, क्यों कहलाती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्यों प्रजनन स्थली कहलाती है। और इसका एक नाम और है, उसको आप याद रख सकते हैं। वैसे प्रश्न आ जाता है वाटर सफारी के नाम से भी किससे जाना जाता है, तो वाटर सफारी आदि नामों से किसको जाना जाता है, इसी को जाना जाता है दोस्तों। और भी सुनेंगे इसके बारे में, आगे भी बहुत चर्चा होगी इसकी सहायक नदियों, क्योंकि ये चंबल नदी कोई छोटी नदी तो है नहीं जो आपके झटपट कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आराम से आपको वीडियो देखते रहना है, हाँ बिल्कुल मनोरंजक पूर्वक देखना है। और मैं आपसे छाती ठोक करके इन कहता हूँ कि अगर चंबल नदी में से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, आप यहाँ से पढ़ते जाइए। फिर भी ऑप्शनों की ओर भी ध्यान रखना कि किस प्रकार के ऑप्शन है, क्योंकि राजस्थान में जो पेपर सेट होते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से सेट होते हैं। इसलिए आपको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर इसके बांधों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से बांध है, 4 बांध है, कौन सा बांध कहाँ है। अभी अपन ये भी चर्चा करने वाले कि राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान से कहाँ जाती है दोस्तों। तो अब मैं आपको ये चर्चा तो मैं अभी यहाँ से आपसे कर ही लेता हूँ। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जो प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, उस प्रवेश स्थल को क्या कहते हैं? तो आपने नाम सुना होगा चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ नामक स्थान पर ये राजस्थान में क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करती है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है चौरासीगढ़ किस जिले में है, तो आपको चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में, यहाँ पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अब अपन की बात आई कि राजस्थान से फिर राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाते हुए जाती है दोस्तों। क्या बनाते हुए जाती है? सीमा बनाते हुए चली जाती है। कौन सी? अब आपसे प्रश्न आ जाता है कि ये सीमा कौन कौन से जिले में होकर के नहीं बनाती है, तो आपके चित्तौड़गढ़ से होते हुए अपन के आती है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चलो वो भी देखेंगे। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एक एक करके नहीं अपन देखें, क्योंकि फिर वो जो रपड़ा हो जाएगा दोस्तों ना, समझ में नहीं आएगा। तो एक बार देख लीजिए, चंबल नदी, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनाबाब पहाड़ी से होता है। जनाबाब पहाड़ी कहाँ पर है? मऊ एमपी में है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि किस पर्वत श्रृंखला की ही पहाड़ी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी है। आपसे प्रश्न आ जाता है ये एमपी के किस जिले से निकलती है, तो इंदौर जिले से निकलती है दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न, इसका समापन कहाँ पर होता है, तो मुरादगंज में होता है दोस्तों। मुरादगंज, आपसे प्रश्न जिला पूछ लिया जाए मुरादगंज कहाँ पर है, तो इटावा में है दोस्तों, इटावा। और इटावा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? यही चंबल नदी की, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। आपसे प्रश्न आता है ये मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में चली जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, और फिर ये उत्तर प्रदेश में जाकर के नहीं यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। आपने देखा कि इसकी लंबाई कुल 966 किलोमीटर है। किसकी? चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में केवल 315 किलोमीटर ही बहती है, जबकि राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान और एमपी के बीच में 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश में चली जाती है और 275 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अब आपने देखा था दोस्तों, अभी चर्चा कर रहे थे अपन, एक चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा क्या थी कि ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ नामक स्थान आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले में ये प्रवेश करती है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, ये राजस्थान के 6 जिले में बहती है। कितने जिले में बहती है? 6 जिलों में बहती है दोस्तों। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी कितने जिले में बहती है? 6 जिलों में बहती है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि वो 6 जिले कौन कौन से जिनमें ये चंबल नदी बहती है, तो आपके चित्तौड़गढ़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ से ये कोटा में आ जाती है, कोटा से ये बूंदी में आ जाती है, बूंदी से ये सवाई माधोपुर ज़िले में आ जाती है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर ज़िले से ये कहाँ पर चली जाती है? करौली में चली जाती है।
करौली में चली जाती है और करौली से यह कहाँ निकल जाती है दोस्तों, धौलपुर चले जाती है, धौलपुर जिले। इन जिले में ये बहती है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि चंबल नदी कितने जिले में बहती है, राजस्थान के 6 जिले में बहती है। कोटा से चित्तौड़ से आती है, चित्तौड़गढ़ से कहाँ पर आती है, कोटा। 84गढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ पर ये प्रवेश करती है, कौन सी, चंबल नदी। अभी आज से आपको यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कौन सी नदी इसकी सहायक नदी सबसे पहले बनती है, तो वो भी अपन देखेंगे। कोटा में आती है, दूसरा जिला हो गया बूंदी, तीसरा जिला हो गया सवाई माधोपुर, चौथा जिला हो गया करौली, पांचवा जिला हो गया और आपके धौलपुर छठा जिला। अगर आप तहसील भी पूछेंगे तो वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो उस समय भी इसकी जानकारी आपको दे दी थी परिचय के दौरान भी, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वो भी आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। तो ये राजस्थान के कितने जिले में बहती है, 6 जिले में बहती है, कौन सी, यही नदी। अब आपने देखा कि जब ये भैंसरोडगढ़ नामक एक स्थान सुना होगा, चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है, भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर इस चंबल नदी में एक नदी आकर के नहीं मिलती है और वो कहलाती है बामनी नदी। कौन सी कहलाती है, बामनी नदी। और बामनी नदी इसकी कैसी नदी है दोस्तों, सहायक नदी है। चलो मैं सहायक नदी इनकी तो अभी लाइन बता रहा हूँ। बामनी नदी आकर के मिलती है। इस बामनी नदी जहाँ पर मिलती है, चलो ये बामनी नदी मिलती है, ये जहाँ पर बामनी नदी मिलती है कहाँ पर, मतलब भैंसरोडगढ़ में। इससे 6 किलोमीटर दूर, इससे 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक प्रपात बनाती है ये नदी, और वो प्रपात है, और उस प्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो यहीं चित्तौड़ में पड़ता है, भैंसरोडगढ़ में पड़ता है। भैंसरोडगढ़ में कहाँ पर है, तो आप कर सकते हैं बामनी नदी जहाँ मिलती है उससे केवल 6 किलोमीटर दूर है, और 6 किलोमीटर दूर जाकर के चूलिया जलप्रपात बनाती है। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ऊँचा जलप्रपात है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कितना मीटर ऊंचा है, तो 18 मीटर ऊंचा है। आपसे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, तो चूलिया जलप्रपात है, और चूलिया जलप्रपात है वो कितना मीटर ऊंचा है, तो 18 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ में है। अगर जिला पूछा जाए तो आपको चित्तौड़गढ़ करना है दोस्तों। अभी मैं और भी जलप्रपातों की बात करूंगा दोस्तों। हाँ, अगर आप चाहे तो यहाँ पर ही अपन एक जलप्रपात की और भी बात कर सकते हैं। आपने देखा कि ये चंबल नदी जो बहते बहते आती है, ये बूंदी में आ जाती है, बूंदी जिले में। आपने देखा होगा बूंदी जिले में ये चंबल नदी आ जाती है, यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है, और आपसे याद रह जाएगा यहाँ पर एक नदी भी है, और उस नदी का नाम है मांगली नदी। नाम सुना होगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ नोट डाल करके, ये नोट डाल दिया। चलिए, मांगली नदी है, और मांगली नदी एक यहाँ एक प्रपात बनाती है दोस्तों, और उसका नाम है भीमलत जलप्रपात। कौन सा है, भीमलत जलप्रपात। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसा आता है कि भीमलत जलप्रपात का संबंध किस जिले से है, तो बूंदी जिले से, और चूलिया जलप्रपात का संबंध किससे है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से। अगर प्रश्न आ जाता है चूलिया जलप्रपात का संबंध किससे है, तो चंबल नदी से। भीमलत जलप्रपात का संबंध किससे है, तो मांगली नदी से। हाँ, कभी कभी आपके यहाँ चंबल नदी वाला जो ऑप्शन नहीं जाए तो आपको ये बामनी नदी वाला भी ऑप्शन करना है, जो बहुत ज़्यादातर टाइटली एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड की लगती है, सेकेंड ग्रेड की लगती है, जो बहुत जिसे अपन RAS की लगती है, उन एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। तो अब अपन ने यहाँ पर एक देख ली थी कि बामनी नदी देख ली थी, चलो अपन ने बूंदी की मांगली नदी भी देख ली थी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और थोड़ी सी और भी चर्चा करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में अपन त्रिवेणी संगमों के बारे में भी देखेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते जाएंगे दोस्तों। समझ में तो आ रहा होगा। जिन दोस्तों के समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, एक बार सभी। हाँ दोस्तों, जिससे कि मज़ा आए। देखिए, हमारे लिए मोटिवेट क्या होता है कि अगर आप लाइक और शेयर करते हैं ना, इसी से हमें एनर्जी आती है। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आपको वीडियो बना करके डालता रहूँगा दोस्तों। और अगर आपने लाइक और शेयर करना बंद कर दिया तो मैं आपको वीडियो बनाना भी बंद कर दूँगा दोस्तों। तो आपने यहाँ तक देखा था, भीमलत जलप्रपात के बारे में देखा था। अब अपन देखते हैं कि चंबल जो नदी है, चंबल नदी, देखिए दोस्तों थोड़ी सी, चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी में आकर के नहीं बामनी नदी बहती है। इस चंबल नदी में ही आकर के नहीं एक नदी और मिलती है,
और वो नदी है कौन सी? पार्वती नदी। दोस्तों कौन सी आकर के मिलती है? पार्वती नदी आती है। पार्वती नदी इसी की क्या है दोस्तों? सहायक नदी है। अगर आपसे प्रश्न आता है ये पार्वती नदी कहाँ पर आती है, तो पालिया नामक स्थान पर आती है। पालिया ग्राम में आकर के नहीं मिलती है। कहाँ आकर के नहीं मिलती है? पालिया ग्राम में आकर के नहीं मिलती है। कहाँ, तो कौन सी नदी आकर के नहीं मिलती है? तो पार्वती नदी पालिया नामक स्थान पर या पालिया ग्राम में आकर के किस में मिलती है दोस्तों? चंबल नदी में मिलती है। अगला अपन देखें तो ये इस चंबल नदी में, जो इसकी चंबल नदी है, इसमें एक नदी और आकर के मिलती है और उसका नाम है काली सिंध नदी। खूब सुना होगा दोस्तों, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी है, ये भी चंबल नदी की ही एक सहायक नदी है दोस्तों। और काली सिंध जो आकर के मिलती है वो आपने खूब नाम सुना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया, नारेरा गाँव। कहाँ पर आकर के मिलती है? नारेरा नामक एक गांव है, नारेरा नामक गांव में आकर के नहीं, ये कौन सी काली सिंध नदी भी किस में मिल जाती है दोस्तों? इसी चंबल नदी में मिल जाती है। कौन से में? चंबल नदी में मिल जाती है। और आपसे प्रश्न आ जाता है कि चंबल नदी पर एक रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम धाम है दोस्तों, धाम, रामेश्वरम धाम है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है ये रामेश्वरम धाम कहाँ पर है, तो ये है सवाई माधोपुर ज़िले में। कौन से में है? सवाई माधोपुर ज़िले में है। माधोपुर ज़िले में रामेश्वर। यहाँ पर ये चंबल नदी पर एक संगम बनता है दोस्तों। चंबल नदी पर क्या बनता है? संगम बनता है। और संगम में कितनी नदियाँ मिलती हैं, और ये कैसा संगम है, और वो भी कैसा है? त्रिवेणी है। त्रिवेणी है तो कितनी नदियाँ मिलेगी? 3 नदियाँ मिलेगी। पहली नदी तो स्वयं कौन सी होगी? चंबल होगी दोस्तों। दूसरी कौन सी नदी होगी? तो दूसरी नदी का नाम है बनास नदी है। और तीसरी नदी कौन सी होगी दोस्तों? तो एक होगी कौन सी? सीप नदी हो गई दोस्तों। कौन सी? तो आपसे प्रश्न आ जाता है चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी। और सीप नदी कहाँ आकर के नहीं मिलती है? ये रामेश्वरम धाम है दोस्तों। और रामेश्वरम धाम कहाँ पर पड़ता है? आपके सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है। यहाँ आकर के नहीं ये एक संगम बनाती है। और वो कौन सा संगम बनाती है? जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं दोस्तों। अभी नदी 50% हुई है दोस्तों। अभी अपन को और भी इस पर चर्चा करनी है, तो एक बार आप आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे चंबल नदी ही चलेगी दोस्तों। तो चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। जिन दोस्तों को याद नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते जाए, अपने नोट्स बनाते जाए। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, और नोट्स बना करके नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं जाएगा। छोटी लेवल से लेकर के बड़ी लेवल की जितनी भी एग्जाम होगी उनमें सब में आपको इसके प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद में 2000 ईस्वी से लेकर के अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको मैं क्लियर कराऊंगा। सभी जितनी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें आए हैं, तो आपको करना है। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं कि बिल्कुल आराम से पढ़ें। और दोस्तों वर्तमान समय में जो पढ़ेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। इस समय में अगर आपने मटर गश्ती में निकाल दिया समय, तो आप सोच सकते हैं कि आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए लगातार आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। आपसे 6 जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती है। वैसे भी आपको ये याद रह सकते हैं। भैंसरोडगढ़ में बामनी नदी इसकी सहायक नदी है, मिलती है। उसके 6 किलोमीटर आगे जाकर के एक चूलिया जलप्रपात बनता है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितना है? 18 मीटर है। बूंदी जिले में एक मांगली नदी है जिस पर भीमलत जलप्रपात भी बनता है, इसको भी आपको याद रखना है। चंबल नदी चंबल में पार्वती नदी आकर के नहीं मिलती है, पालिया ग्राम में आकर के नहीं मिलती है। ये अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे विद्युत विभाग वाली एग्जाम, ग्राम सेवक वाली एग्जामों में इस प्रकार के नहीं आते, लेकिन पटवारी और आरएएस और जो टीचर वाली एग्जाम हो। काली सिंध कहाँ आकर के नहीं मिलती है? नारेरा गांव में मिलती है। रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर जिले में है। 3 नदियाँ मिलती है, चंबल, सीप, बनास नदी आकर के नहीं मिलती है दोस्तों। अब आप देखेंगे दोस्तों, अपन देखें कि सहायक नदियाँ, आपने खूब नाम सुना होगा काली सिंध का नाम सुना होगा। आपने परवन का भी नाम सुना होगा, परवन का। आपने सीप का भी नाम सुना होगा। आपने बनास नदी का भी नाम सुना होगा। चलिए मैं इनके नदी लिख देता हूँ। नदी, ये भी नदी, ये भी नदी, ये भी नदी। आपने काली सिंध, परवन, सीप और बनास के बारे में भी सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा आहू के बारे में, आहू नदी। एक आपने नाम सुना होगा कुनू नदी, कुनू नदी। ये चंबल की कैसी नदियां हैं? सहायक नदी है दोस्तों।
और ये सहायक नदी कहाँ पर है, तो आपको करनी है राजस्थान में। राजस्थान में सहायक नदी है कौन कौन सी, आपके काली सिंध, परवंशी, बनास, आहू और कुनू नदी। आप आराम से याद रहे, एक और याद रख लो, बामनी नदी, जिसे अपन ने अभी पढ़ा भी था, बामनी नदी। हाँ दोस्तों, तो ये किसकी सहायक नदी है, इसी चंबल की सहायक नदी है। लेकिन कभी कभी आपसे प्रश्न कुछ और भी आ जाते हैं और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी कुछ सहायक नदी है, और आपने नाम सुना होगा सिवान, सिवान, एक नाम सुना होगा रेतम, और एक नाम सुना होगा शिप्रा, शिप्रा। ये जो तीनों सहायक नदियां हैं ये किस राज्य में हैं, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसकी ये भी कैसी नदी है, सहायक नदी है दोस्तों। कई बार आउट ऑफ सिलेबस जब प्रश्न आता है तो वो इस प्रकार से पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आता है सिवान, रेतम और शिप्रा भी चंबल की सहायक नदियां हैं, वो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछ ले जाए काली सिंध, परवंशी, बनास, आहू, कुनू, बामनी, ये मतलब ये सभी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ये वाली नदियाँ तो राजस्थान में हैं और वो वाली नदियाँ किस में, मध्य प्रदेश में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं और आगे भी बढ़ते जाएं। हाँ, अगर कोई आपके समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत आप पीछे करके नहीं भी आप वीडियो देख सकते हैं। और बहुत कम जीबी की दोस्तों ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आपको थोड़ा आराम से देखें, कभी ये टेंशन नहीं ले कि हमारा नेट जाएगा, नेट बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्तों, बहुत कम से कम नेट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चंबल नदी के बांधों की बात आए, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर अगर बांध की बात आए तो चंबल नदी पर कितने बांध है दोस्तों, 4 बांध है। कितने बांध है चंबल नदी पर, 4 बांध है दोस्तों। एमपी में भी बांध है और राजस्थान में भी बांध है। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि कभी आपने नाम सुना होगा गांधी सागर बांध, अभी मैं इसके बारे में भी, बांधों के बारे में भी चर्चा करूंगा। गांधी सागर बांध नाम सुना होगा दोस्तों, आपने खूब देखा है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्य प्रदेश, जिससे शॉर्टकट में लिख सकते हैं एमपी लिख सकते हैं। दूसरा बांध है आपके राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो रावत भाटा में है। और रावत भाटा भी अगर आपसे पूछ ले जाए तो एक जिला है, कौन सा, चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहे तो चित्तौड़गढ़ जिले में भी कर सकते हैं, कौन सा, रावत भाटा। तो गांधी सागर बांध तो आपके एमपी में हो गया, और राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़गढ़, मतलब रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में हो गया। आपको एक और आता है जवाहर सागर बांध, कौन सा आता है, तीसरा जवाहर, जवाहर सागर बांध। और ये जवाहर सागर बांध किस जिले में है दोस्तों, तो कोटा जिले में है। किस जिले में, कोटा जिले में। एक और आ जाता है आपके कोटा बैराज, तो आपको ये तो वैसे ही नाम से ही पता लग गया, कोटा बैराज। और कोटा बैराज कहाँ पर, ये कोटा में ही है दोस्तों। कहाँ पर है, कोटा में है दोस्तों। तो क्लियर याद हो जाएगा आपको यहाँ पर कि एक बार फिर से गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 4 बांध है, कौन सी नदी पर ही है, चंबल नदी पर ही है। हाँ जी दोस्तों, अब अपन को इसके चर्चा वाले प्रश्न लेने हैं दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा जो आपके छोटी मोटी एग्जाम होती है ना, जेल प्रेरी, आपके लाइन मैन वाली जो एग्जाम होती है, उनमें इस प्रकार के प्रश्न कम आते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके माइंड में, ये चर्चा हो रही होगी। तो देखिए, पुलिस वाले और जेल प्रेरी वाले और इस प्रकार के जो भी है, वैसे प्रश्न तो कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक सतही जल, राजस्थान, राजस्थान की आती है सर्वाधिक सतही जल, सतही जल, सतही जल किस नदी का है, तो चंबल नदी का ही है दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आता है चंबल नदी में राज्य में सर्वाधिक सतही जल है, राज्य में, राज्य में, और वो भी किसका है, चंबल नदी का। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि राज्य में सर्वाधिक सतही जल किस नदी का है, तो आपको करना है कौन से नदी का है दोस्तों, चंबल नदी का है दोस्तों। किस नदी का है, चंबल नदी। अगर आपसे प्रश्न आ जाता है बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए, लंबी नित्यवाहिनी नदी, तो वो भी आपको कौन सी ही करनी है दोस्तों, चंबल नदी ही करनी है। बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, कभी कभी एक प्रश्न आता है जल भराव की दृष्टि से, सबसे बड़ा बांध जल भराव की दृष्टि से, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों ज़्यादातर। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध,
सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा पूछ ले जाए कि जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राज्य का कौन सा है, तो आपको वो करना पड़ेगा राजस्थान राज्य का कौन सा है, तो वो है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। अगर आपसे प्रश्न आता है जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो आपको करना पड़ेगा कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। और कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वाला एरिया है इसका, 113 वर्ग किलोमीटर वाला इसका भराव क्षेत्र है किसका, राणा प्रताप सागर बांध का। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न आती है कि चंबल नदी सर्वाधिक भूमि अपर्दन करती है, दोस्तों आपने खूब देखा है कि भूमि अपर्दन करती है, ये भूमि अपर्दन करती है, अपर्दन करती है कौन सी, ये चंबल नदी करती है। लेकिन सर्वाधिक भूमि अपर्दन किस जिले में करती है, अगर आपसे प्रश्न आ जाता है तो सर्वाधिक किस जिले में करती है, तो कोटा जिले में करती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि सर्वाधिक भूमि अपर्दन कौन सी नदी करती है, तो आप कर देंगे चंबल नदी सर्वाधिक भूमि अपर्दन करती है। किस जिले में करती है, तो आपको करना पड़ेगा कोटा जिले में सर्वाधिक भूमि अपर्दन करती है कौन सी, यही चंबल नदी करती है। और दोस्तों आपने देखा कि इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, और इसमें मगरमच्छों, और सर्वाधिक इसमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों, घड़ियालों पाए जाते हैं, क्या, घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियालों के कारण इसको मगरमच्छ और घड़ियालों की क्या कहा जाता है, प्रजनन स्थली कहा जाता है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है, शरण स्थली भी कहा जाता है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। किस नदी को ही कहा जाता है, चंबल नदी को ही कहा जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का देश का पहला नदी अभ्यारण्य, देश की बात है, देश का पहला नदी अभ्यारण्य या सेंचुरी आपसे पूछा जाए, नदी सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला नदी अभ्यारण्य किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर सेंचुरी क्या की गई है दोस्तों, विकसित की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए किन किन राज्यों का इसमें रोल है, तो मध्य प्रदेश का भी रोल है, राजस्थान का भी रोल है, और उत्तर प्रदेश का भी रोल है। दोस्तों किसका भी रोल है, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ने मिलकर के नहीं संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। सभी ने कैसे किया है, संयुक्त रूप से किया है। और मगरमच्छ और घड़ियालों को इन्होंने क्या दी है, सुरक्षा प्रदान की है। दोस्तों क्या प्रदान की है, सुरक्षा प्रदान की है। तो आपसे प्रश्न आता है कि देश की सबसे बड़ी नदी अभ्यारण्य, नदी सेंचुरी कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और चंबल नदी को ही इन घड़ियालों और इनकी शरण स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शरण स्थली भी कहा जाता है, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और पहला नदी अभ्यारण्य किस नदी पर है, तो दोस्तों इसी नदी पर है। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर है। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपसे थोड़ा सा मैं अब चर्चा में ले रहा हूं। दोस्तों आपसे मैंने कहा कि चंबल नदी राजस्थान से एमपी से आई, राजस्थान में आ गई। भैंसरौलगढ़ नाम सुन लिया था आपने, 84गढ़ भी सुना था। और ये उत्तर प्रदेश में आई। ये उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर जाती है उस स्थान का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके नहीं बताएंगे। इसका जो भी कमेंट बोलेगा उसका नाम बोलूंगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करना है। सबका ध्यान मेरा कमेंटों की ओर है। दोस्तों तो आपको एक गांव करना है और वो करना है चरक गांव। कौन सा, चरक गांव में जाकर के नहीं ये यूपी में पहुंचती है। अगर आपसे प्रश्न आता है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में जहाँ जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का क्या नाम है, तो इस स्थान का नाम है चरक गांव। क्या नाम है, चरक गांव है दोस्तों। और अगर आपसे प्रश्न आता है कि एकमात्र नदी है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे ये अपन के राजस्थान से शामिल किया गया है। दोस्तों विश्व धरोहर सूची में किसको भी शामिल किया गया है, ये इसी को कर लिया गया है, किसको, चंबल नदी को कर लिया गया है। अब आपसे एक प्रश्न आता है दोस्तों, अच्छे ढंग से बताना है, वैसा RAS का प्रश्न है प्री का। तो आप बताइए, एक स्तनधारी जीव पाया जाता है, वो इस चंबल नदी में कौन सा पाया जाता है, जल्दी से आपको बताना है। स्तनधारी जीव है जो कौन सा है, जो इस चंबल नदी में ही पाया जाता है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, गांगेशुस,
गांगेसूच नामक जीव है दोस्तों, ये चंबल नदी में पाया जाता है, जो स्तनधारी जीव है दोस्तों। कौन सा है? स्तनधारी जीव। एक बार आगे से देखेंगे, चंबल नदी पर 4 बांध हैं। एक है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध है रावतवाता चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध है कोटा जिले में, कोटा बैराज भी कोटा में है। सर्वाधिक सतही जल राज्य में कौन सी नदी का है? चंबल नदी का है। बहाव की दृष्टि से भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगर आपसे प्रश्न आता है ये यूपी में जब जाती है तो चरक गांव में जाकर के नहीं मिलती है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इस चंबल नदी को शामिल किया गया है। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान में तो राणा प्रताप सागर बांध है। कितना है इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया? 113। भूमि अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी में होता है, लेकिन पूछ ले जाए किस जिले में होता है तो कोटा जिला करना है। मगरमच्छ और घड़ियालों की शरण स्थली, प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। जो अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश का पहला नदी अभ्यारण्य सेंचुरी या विकसित की गई है तो वो कौन कौन राज्य द्वारा विकसित की गई है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, तीनों के संयुक्त प्रयासों से की गई है, जिसमें मगरमच्छ और घड़ियालों को क्या प्रदान की गई है दोस्तों? सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये हुई अपन की चंबल नदी। जिन दोस्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।